नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड की जो ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करी थी मार्च में, वो फाइनली उसको फाइनल कर दिया गया। कुछ चेंज किए गए हैं उसमें, लेकिन बाकी मोटा-मोटी सेम रखा गया। आप सबको मैंने मार्च में ये डिटेल में डिस्कस किया था कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाए, तो आरबीआई उसको क्या ₹25,000 तक मदद करेगा। क्या-क्या उसके प्रोविज़न थे, क्या-क्या वो डिटेल थी, वो सब के बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। आरबीआई फाइनलाइज डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड प्रोटेक्शन रूल। आरबीआई ने क्या किया, जो बेसिकली डिजिटल बैंकिंग, अब हम सब डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं। करते नहीं करते। डिजिटल बैंकिंग का हम सब लोग प्रयोग करते हैं। चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे वो डेबिट कार्ड का प्रयोग हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हो, चाहे वो यूपीआई का प्रयोग हो। ये सब क्या है? ये सब डिजिटल पेमेंट ही तो है। हम ऑनलाइन जितने भी पेमेंट करते हैं वो सब डिजिटल बैंकिंग का टाइप है। चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो कोई अन्य आईएमपीएस हो या कोई भी अन्य तरीका हो, ये सब क्या डिजिटल बैंकिंग है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। आप अपने या अपने जानकार में ऐसा कोई पर्सन होगा या ऐसा कोई नहीं जानता हो जिसके साथ कभी ना कभी कोई डिजिटल फ्रॉड नहीं हुआ। कभी हमारे साथ डिजिटल रूप में ओटीपी बता के, आजकल ओटीपी क्या चलता है, फ्रॉड क्या करते हैं, ओटीपी बता के हमारा बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेते हैं और कई तरीके से हमारे पैसे को मतलब एक तरह से फ्रॉड में चल जाता है, डूब जाता है। जैसे कि अब एक लेटेक्स में आपने देखी हो तो नेटफ्लिक्स की एक बहुत फेमस वेब सीरीज है जामतारा। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जामतारा, जो इंडिया में क्या है डिजिटल क्राइम या डिजिटल फ्रॉड का एक हब है। इसके अलावा राजस्थान में अलवर में क्या मेवात का एरिया है, वो भी इसके लिए आजकल बदनाम हो रहा है। तो ये सबको को इससे क्या होता है, ये जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो हमारे हार्ड अर्न मनी मनी होती है। अब इस तरह से कोई फ्रॉडस्टर उसको ले जाए और चुरा ले तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो गवर्नमेंट पिछले साल से, या मैं गवर्नमेंट की बिहाफ पे कहूँ, आरबीआई ये प्रयास कर रहा था कि कुछ ना कुछ इसको रिलीफ दिया जाए। तो रिलीफ दिया था कि दोस्तों जो छोटे फ्रॉड है ना, उनको कम अमाउंट के जो फ्रॉड है, उनको ₹25,000 तक कौन देगा? आरबीआई और बैंक मिलके उसको रिटर्न कर दिया जाए, ताकि उससे कुछ ना कुछ थोड़ा-सा उसको सिम्पैथी मिले या कुछ ना कुछ उसको राहत मिले, रिलीफ मिले। तो दोस्तों उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी ड्राफ्ट, लेकिन वो ड्राफ्ट गाइडलाइन थी मार्च में। अब वो गाइडलाइन फाइनल जारी कर दी गई। कुछ हल्का-सा अपडेट किया गया उसमें, लेकिन मोटा-मोटी उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। आप सेकंड देखें, आरबीआई टू कंपनसेट डिजिटल फ्रॉड विक्टिम्स फॉर लॉस्ट अप टू रुपी 50,000 अंडर रिवाइज्ड ईबीटी फ्रेमवर्क। बेसिकली जो रिवाइज्ड ईबीटी फ्रेमवर्क आया है, उसमें क्या किया गया, 50,000 तक का। अब एक तरफ सब आप कह रहे हो 50,000, एक तरफ 25,000, उसको हम आगे समझेंगे। अगर 50,000 तक का रुपए का आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ रिफंड आरबीआई की तरफ से और बैंक की तरफ से मिलेगा। अब हम देखते हैं न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो मैंने बताया आरबीआई फाइनलाइज डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड प्रोटेक्शन रूल। बेसिकली इनको डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड प्रोटेक्शन रूल के साथ-साथ इनको फ्रेमवर्क 1 फ्रॉडुलेंट इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांसफर ईबीटी, इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग ट्रांसमिशन, जो बैंकिंग ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, उसमें अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा ऐसे कस्टमर्स को। बेसिकली जो ड्राफ्ट गाइडलाइन थी वो मार्च 2026 में जारी करी गई थी, लेकिन फाइनली अभी जून में आरबीआई ने क्या किया, उसको ड्राफ्ट गाइडलाइन को कमेंट मांगी पब्लिक से और उसको फाइनल कर देगा। अब इसके क्या की प्रोविजन है, ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और आम जिंदगी में भी इसको काम आना चाहिए। अगर आप में से आपसे भी कभी न कभी फ्रॉड हुआ है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो जो आरबीआई की गाइडलाइन है, ये कब से इम्प्लीमेंट हो गया? तो गाइडलाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2027। जो नया साल आएगा दोस्तों, वहां से ये गाइडलाइन लागू होगी। अभी के डेट में ये गाइडलाइन फाइनल कर दी, पर लागू नहीं हुई है। लागू 1 जनवरी 2027 मतलब नेक्स्ट ईयर से लागू होगी। तो इसको हमको ध्यान रखना। अब जो मेन बिंदु है, विक्टिम ऑफ स्मॉल वैल्यू डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, इंडिविजुअल और सोल प्रॉपर्टी और अप टू रुपी 50,000 विल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन। देखो दोस्तों, इसमें दो बातें हैं, उसको मैं आप बताऊं। सबसे पहले तो देखो, जो डिजिटल फ्रॉड हुआ है उसको इसके तहत बेनिफिट मिलेगा। अब डिजिटल फ्रॉड कितने अमाउंट का, तो दोस्तों इसमें साफ क्लियर लिखेगा, अगर आपके साथ 50,000 रुपए तक अप टू 50,000 रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ है, तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा। पहली बात तो 50,000 कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, 50,000 रुपए, समझ लो किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ 40,000 रुपए का, तो अब वो इसी स्कीम के तहत क्या कर पाएगा, वो आरबीआई उसको कंपनसेशन देगा। अगर 50,000 से बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ है, समझ लो किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ 50-60,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, तब आपको 1 रुपए भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये दोनों में अंतर रखो। इस जो आरबीआई की गाइडलाइन है, इसकी तरफ सबसे बड़ा बात है कि आपके साथ जो फ्रॉड है ना, वो 50,000 रुपए तक होना चाहिए, 50,000 से ऊपर नहीं। अगर आपका फ्रॉड 57,000 रुपए का है, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा कंपल्सरी। ठीक है बात यहाँ तक। 50,000 से कम हो, लेकिन 50,000 से कम हो तो 50,000 जितना हो उतना नहीं मिलेगा।
जितना अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड हुआ उसका 85% तक मैक्सिमम मिलेगा और अपर लिमिट कितना है 25%। मतलब जितना मतलब आपके साथ 30,000 का फ्रॉड हुआ तो आपको कितना मिलेगा? आपको उसका 85% और अधिकतम 25,000 रुपए तक। मतलब ओवरऑल इस गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम कितना कंपनसेशन मिलेगा? तो 25,000 मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना 85% और जो अधिकतम कितना 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। आई होप आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहली कंडीशन तो है इस कंपनसेशन मिलने की कि आपका जो फ्रॉड की अमाउंट है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। 1 लाख 2 लाख 4 लाख अगर आपका फ्रॉड हुआ है तो आपको इसमें 1 रुपया भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, पूरा 50,000 तक अगर आपको कंपनसेशन तो पूरा नहीं भी पैसा नहीं मिलेगा। जो अमाउंट है आपका फ्रॉड हुआ उसका मैक्सिमम 85% और उसकी भी अपर लिमिट बांध दी। अधिकतम 25,000 रुपए तक ही आपको रिटर्न मिलेगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा। 25,000 रुपए से ज्यादा कोई कंपनसेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आई होप आप क्लियर होंगे। तो नो कंपनसेशन फॉर फ्रॉड एक्सीडिंग रुपए 50,000, 50,000 से ज्यादा के फ्रॉड के लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब कंपनसेशन कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट टू 85% और लॉस अमाउंट, जितना आपको लॉस हुआ है उसका 85% तक और मैक्सिमम कितना 25% तक विल बी प्रोवाइडेड वंस इन देयर लाइफ टाइम। और वो भी एक बार, यो नहीं फिर बार बार में आपको क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। एक बार ही पूरे एक पर्सन को जिंदगी में एक ही बार इसका बेनिफिट मिलेगा कंपनसेशन का। अगर आपके साथ एक बार 40,000 का फ्रॉड हो गया तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन दूसरी बार भी फ्रॉड कर लिया आपने तो फिर आरबीआई की कोई गारंटी नहीं कि आप बार बार फ्रॉड करवा रहे हो, तो आरबीआई को जिम्मेदार नहीं। केवल एक बार डिजिटल फ्रॉड होगा तभी आपको पैसा मिलेगा वंस इन लाइफ टाइम। इसके बाद दोस्तों अब ये कंपनसेशन अमाउंट है, कंपनसेशन दे रहे हैं 25,000 तक। अब ये कौन देगा? ये कौन देगा भाई? तो इसको दोस्तों 3 चीजों में शेयर किया जाएगा। सपोज करो ये मैं ए हूं, मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, और ये सबका बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मेरा क्या होगा? लॉस हो गया कितना? 50,000 रुपए का, ठीक है, डिजिटल फ्रॉड हो गया। तो अब मुझे क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। तो कौन देगा? तो जाहिर सी बात है इसमें नियम है कुछ पैसा तो, अब कितना कंपनसेशन मिलना है ये तो सबसे पहले तो आपको पता होगा 85%। इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, 100% तो मिलेगा नहीं। तो दोस्तों 65% तो आरबीआई देगा। कितना? 65% तो आरबीआई अपनी जेब से देगा और 10% जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो आपका अकाउंट है वो देगा। अब 10% देगा, सपोज कोई फ्रॉड हुआ तो ये पैसा कहीं तो गया होगा, फ्रॉड हो गया, तो ये जिस बैंक में गया, सपोज करो ये मेरा 50,000 रुपये फ्रॉड करके एसबीआई से पंजाब नेशनल बैंक में चल गया, तो 10% ये पंजाब नेशनल बैंक देगा। ये तीनों मिला के दोस्तों टोटल 85% कंपनसेशन देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनसेशन अमाउंट विल बी बोन्ड बाय 65% तो कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जेब से देगा। कस्टमर बैंक जहां मेरा अकाउंट है वो 10% देगा और बेनिफिशियरी जहां पर पैसा वो फ्रॉड करके गया है उसको कौन दे? वो देगा 10%। टोटल ओवरऑल कितना कंपनसेशन मिलेगा? तो 85% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। के बाद देखो, अब सबसे पहली बात, टू क्वालिफाई कस्टमर मस्ट रिपोर्ट द फ्रॉड। अब अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया तो क्या उसको अपने आप ही पैसा मिल जाएगा? क्या कंपनसेशन तो नहीं मिलेगा, उसके एक प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जैसे ही मेरे साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हुआ, मेरे साथ से कोई डिजिटल फ्रॉड हो गया, कोई एटीपी बता के मेरे पैसे निकाल लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2 काम करने पड़ेंगे जब आपको रिफंड मिलेगा। तो टू क्वालिफाई कस्टमर मस्ट रिपोर्ट द फ्रॉड बोथ टू, 2 काम करने पड़ेंगे जब जाके आपको, ये आप उसको याद रखना। एक तो दोस्तों भारत सरकार ने एक रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है क्राइम, साइबर क्राइम के लिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। आप इस पोर्टल पर जाके अपनी कंप्लेंट करो। 2 काम आपको करने पड़ेंगे तभी पैसा मिलेगा। सबसे पहले काम, नेशनल जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपको क्या करनी पड़ेगी? कंप्लेंट करनी पड़ेगी। साथ साथ में एक आरबीआई की तरफ से हेल्पलाइन नंबर है भारत सरकार की तरफ से 1930। ये भी नंबर याद रखें दोस्तों, ये पूछ सकते हैं 1930 क्या? तो बेसिकली साइबर क्राइम के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। तो एक आप यहाँ पर कंप्लेंट करो और कब करो? विद इन 5 डेज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फ्रॉडलेंस ट्रांजेक्शन। जो भी कोई फ्रॉड हो गया, फ्रॉड होने के 5 दिन के भीतर भीतर आपको 2 काम करने पड़ेंगे। साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर कंप्लेंट करनी पड़ेगी, साथ में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके वहां पर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और ये भी कब करनी पड़ेगी? 5 दिन के भीतर भीतर। ऐसा नहीं फिर आप 50 दिन बाद जाग रहे हो कि मेरा साथ तो फ्रॉड हो गया, तब फिर आरबीआई कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। आपको फ्रॉड होने के विद इन 5 डे 2 जगह कंप्लेंट करनी पड़ेगी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर ये आप कंडीशन फुल करते हो तो बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है? बैंक्स मस्ट पे कंपनसेशन विद इन 5 डेज आफ्टर रिसीविंग कस्टमर एप्लीकेशन। कस्टमर की एप्लीकेशन या शिकायत के बाद 5 दिन के भीतर भीतर क्या करेगा? बैंक आपको कंपनसेशन पेमेंट करेगा दोस्तों। तो विद इन 5 डे मतलब बहुत शॉर्ट टाइम रखा गया, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि साल भर बाद पैसा मिलेगा। विद इन 5 डे आपको क्या कंपनसेशन देना बैंक की मजबूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और किया गया, कई बार क्या होता है हम कंप्लेंट क्यों नहीं कर पाते? ये 5 डे का रूल है, ये 5 डे के भीतर आप क्या करो?
कोई फ्रॉड हो जाए तो आप कंप्लेंट करो। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हमको पता ही नहीं चलता, हमारे साथ फ्रॉड हो गया हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो डेली बैलेंस चेक नहीं करते या चेक नहीं करते और उनके पास मैसेज भी नहीं आता। कई बार देखा होगा आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक का, तो उसका ट्रांजेक्शन मोबाइल पर नहीं आता, तो आपको पता ही नहीं लगता। आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने बैलेंस चेक नहीं किया, आपने स्टेटमेंट चेक नहीं किया। नहीं करते हमारे साथ कितने लोग डेली या 2 दिन में बैलेंस चेक करते हैं, नहीं करते। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आरबीआई ने मैंडेटरी किया कि ₹500 से ज़्यादा का कोई ट्रांजेक्शन होगा ना, तो कंपल्सरी है कि आपको बैंक को मैसेज करना पड़ेगा, उसको कस्टमर को। आपके मोबाइल में मैसेज आना चाहिए, भाई आपके खाते में 500, 1000, 2000 रुपए डेबिट हो गया। तो आरबीआई ने ये लिमिट फिक्स कर दी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। एसएमएस अलर्ट्स मैंडेटरी फॉर ट्रांजैक्शन अबाउट ₹500। ₹500 से कोई ऊपर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा आपके अकाउंट में, तो बैंक को कंपल्सरी मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा? एसएमएस अलर्ट भेजना पड़ेगा, नहीं तो बैंक की गलती मानी जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये ₹500 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन गाइडलाइन के तहत कितने अमाउंट से ज़्यादा पर बैंक को मैंडेटरी किया गया कि वो एसएमएस अलर्ट भेजे ही भेजे। तो आंसर होगा ₹500। जो लास्ट बिंदु है दोस्तों, कंप्लेंट मस्ट बी रिजॉल्व्ड एंड इन्वेस्टिगेशन विदिन 45 डेज फॉर डोमेस्टिक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन एंड 60 डेज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। देखो भाई, अब यहाँ पर फ्रॉड दो तरह से हो सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक हो, भाई मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरा पैसा किसी झारखंड के व्यक्ति ने चुरा लिया। एक तो ये तो क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। लेकिन और एक हो सकता है क्रॉस बॉर्डर। मैं यहीं बैठा हूँ लेकिन कोई विदेशी आदमी, कोई वहाँ पे बैठा है दुबई में, कोई और कोई देश में बैठा है, वहाँ से भी तो चोरी कर सकते हैं। तो दोनों का अलग-अलग है दोस्तों। इस जो गाइडलाइन में क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन को भी शामिल किया गया है। अगर आपका विदेश से भी कोई आपका पैसा चुरा लेता है, फ्रॉड कर देता है, तब भी आपको पैसा रिफंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों इनमें ना जाँच करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टाइमलाइन दी गई है। बैंक को जितनी भी डोमेस्टिक कंप्लेंट प्राप्त होगी, वो 45 डे के अंदर उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी जाँच वगैरह। और क्रॉस बॉर्डर के संबंध में 16 डेज़ है। ये टाइमलाइन भी आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। Complaint must be resolved and investigation within 45 days for domestic fraudulent transaction and 60 days for क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो ये दोस्तों पूरा मैटर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, आम जिंदगी में भी ये काम आने वाला है। तो आई होप इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।